हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और जो हमने पिछला वीडियो बिहार के राजनीति पर हमने बनाया था, और उसमें एनालिसिस हमने किया था कि आज भी नीतीश कुमार सत्ता के केंद्र में है, राजनीति के केंद्र में और अपने संगठन के भी केंद्र में है। जिस तरह से उन्होंने अपने राजनीति को विकसित किया है, उस राजनीति में नीतीश कुमार के बिना कुछ भी समझा और सोचा नहीं जा सकता है। रेट्रिक अपनी जगह है, पीआर अपनी जगह है, लेकिन उस सारे बात विचार और सत्ता के केंद्र में नीतीश कुमार अपने आप को स्थापित किए हैं। अभी रिसेंटली दोस्तों वहाँ कैबिनेट विस्तार हुआ। कैबिनेट विस्तार के बाद निश्चित तौर पर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। जो सीटें भरनी थी वो भारतीय जनता पार्टी के कोटे की थी। अब वहाँ का मंत्रिमंडल मैक्सिमम एक्सटेंड तक पहुँच चुका है। 7 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली बिहार में, और वो 7 मंत्री भारतीय जनता पार्टी से हैं। उसमें से 2 अपर कास्ट से आते हैं और 5 लोग ओबीसी और ईबीसी से आते हैं। ओबीसी सेंट्रल लेवल पर हम कहें तो अन्य पिछड़े वर्गों से आते हैं। और इसको तरह तरह के एंगल से देखा जा रहा है। इससे पहले भागलपुर में प्रधानमंत्री गए थे, जो किसान निधि का किस्त था वो देने, और एक तरह से आप कहें कि वो महज किसान निधि देने का या उसको रिलीज करने का इवेंट नहीं था। एक तरह से बिहार के विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंका गया था। एक तरह से वो घोषणा हो चुकी थी, शुरुआत हो चुकी है प्रचार की कि बिहार का चुनाव है, और उस चुनाव का प्रचार अब शुरू हो चुका है। अनऑफिशियली ये घोषित हो चुका है पार्टियों के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी जदयू के द्वारा। और उसके बाद से ही बहुत सारी बैठकें हुए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और चीफ मिनिस्टर के बीच में बातचीत की बात हो, या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच बातचीत की बात हो। बहुत सारे बातचीत के बाद तुरंत ही 26 तारीख को कैबिनेट का विस्तार होता है। और शुरू में चर्चा थी कि 5 लोग मंत्रिमंडल में शामिल किए जाएंगे, लेकिन यह होता है कि 7 लोगों को शामिल किया जाता है। और यह भी चर्चा है कि भाई उसमें से जदयू ने किसी को अपना मंत्री नहीं बनाया, हालांकि कोटा तो उन्हीं लोगों का था। और जदयू को अगर मान लीजिए कि एक तरह से आप कहें कि टेक्निकली देखें या फॉर्मली देखें तो उसको क्लेम करने का भी कोई अधिकार नहीं था। अब ये आपके नजरिए पर निर्भर करता है कि अगर नीतीश कुमार ने कैबिनेट में कोई मंत्री अपने पार्टी से नहीं बनाया तो इसका क्या दूरदृष्टि हो सकता है, इसके पीछे का कैलकुलेशन क्या हो सकता है, क्या प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स हो सकती है इसके पीछे। क्योंकि नीतीश कुमार जैसा मजा हुआ खिलाड़ी बिना किसी कंसिडरेशन के तो कोई पोस्ट नहीं छोड़ेगा। ये बात आपको समझना होगा। ये बात समझना होगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी के 7 लोगों को मिनिस्टर का पद दिया गया, पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई, और भी डिफरेंट बैकग्राउंड से आने वाले लोगों को, तो इसके पीछे बहुत बड़ा राजनीतिक कैलकुलेशन होगा, सोशल इंजीनियरिंग होगा। और इस मामले में नीतीश कुमार महारत हासिल किए हुए हैं, वो महारथी हैं इस बात के कि किस सोशल बैकग्राउंड से किसको मिनिस्टर बनाना है ताकि उसका चुनावी फायदा मिल सके। ये बात आपको समझना होगा। ये बात भी समझना होगा कि नीतीश कुमार इनडायरेक्टली वो नाराज भी होते हैं तो नहीं बताते, और खुश भी होते हैं तो बहुत खुल के नहीं बताते। इसीलिए मैं बोलता हूं कि वो राजनीति के केंद्र में है बिहार के, वो राजनीति के महारथी हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि लालू जी अपने आप में राजनीति के महारथी हैं। लेकिन पिछले आप कहें कि 2005 से लगभग 20 सालों से राजनीति के धुरी में अगर कोई व्यक्ति है, भले ही भारतीय जनता पार्टी में बड़ी पार्टी हो, भले राष्ट्रीय जनता दल के पास संख्या बहुत अधिक हो विधायकों का, लेकिन सत्ता के केंद्र में आज भी अगर नीतीश कुमार ने अपने आप को स्थापित किया है तो इसके पीछे उनका सोशल इंजीनियरिंग है, इसके पीछे उनका सोशल कैलकुलेशन है
केवल नेतृत्व, केवल नारे, सामाजिक न्याय के नारे, आरक्षण के नारे, हिंदू राष्ट्र के नारे, हिंदू मुस्लिम के नारे, केवल नारे से काम नहीं चलता। और उस नारे के खोखलेपन को नीतीश कुमार ने प्रूव किया है कि हम कैसे सत्ता और राजनीति के केंद्र में स्थापित हो सकते हैं। उनके बिना बिहार की राजनीति, जब तक वो है राजनीति में, जब तक वो राजनीति में हैं, राजनीति के धुरी में कैसे किसी को स्थापित होते देखा जाता है, वो उसके सबसे बड़े उदाहरण नीतीश कुमार है। और वो स्थापित कर रखे हैं। उनका भी एक कोर वोटर ग्रुप है, लेकिन वो कोर वोटर ग्रुप केवल वहीं तक सीमित नहीं है। उन्होंने नया कंस्टिट्यूएंसी भी क्रिएट किया है, नया कंस्टिट्यूएंसी, नए वोटर ग्रुप्स को क्रिएट किया है। और उस क्रिएशन में कुछ पार्टियों को तो उन्होंने हाशिए पर खड़ा कर दिया है बिहार की राजनीति में। ये बात भी आपको समझनी पड़ेगी। हाँ, मैं लोक जनशक्ति पार्टी की बात कर रहा हूँ। उनका महादलित और दलित के बीच जो डिवीजन करने का, कैटेगरी क्रिएट करने का राजनीति था, उसने लोक जनशक्ति पार्टी को हाशिए पर खड़ा कर दिया। यही नहीं, जो ओबीसी में भी जो डोमिनेंट ग्रुप्स थे, ओबीसी के अंदर जो सोचते थे कि हम ओबीसी के नेता हैं, ओबीसी हमारा गुलाम वोटर्स है, ईबीसी हमारा गुलाम वोटर है, BC1 और BC2 क्रिएट करके, ओबीसी एंड ईबीसी क्रिएट करके उन्होंने एक नया कंस्टिट्यूएंसी क्रिएट किया। महिलाओं को एक नया वोटर ब्लॉक के रूप में उन्होंने क्रिएट किया, उसको फायदा पहुंचाए। और वो आज उनकी सबसे बड़ी सपोर्ट बेस है, चाहे वो जीविका दीदी की बात हो, आंगनबाड़ी की बात हो। तो कहने का मतलब ये है कि नीतीश कुमार का जो राजनीति है, वो राजनीति केवल और केवल सैद्धांतिक नहीं है, केवल और केवल विचारधारा की राजनीति नहीं है। वो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिंसिपल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ आइडियोलॉजीज, कॉम्बिनेशन ऑफ सोशल इक्वेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ डेवलपमेंट वर्क एंड ग्रोथ। एक तरफ से वो अपने व्यक्तित्व को भी केंद्र में रखे हुए हैं, एक तरफ से विचारधारा की भी बात करते हैं, और एक तरफ से वो डेवलपमेंट की भी बात करते हैं, और सोशल इक्वेशन में तो माहिर खिलाड़ी। नीतीश कुमार को केवल एक एंगल से आप नहीं समझ सकते, उनकी राजनीति को केवल एक पैरामीटर पर आप नहीं देख सकते, और तब उनकी आप राजनीति को समझ पाएंगे। जो प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स होती है, जिसमें कहा जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर को भी महारत हासिल थी प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स में। सिद्धांत अपनी जगह, प्रिंसिपल अपनी जगह, सिद्धांतों को लागू भी करते रहना अपनी जगह, लेकिन सत्ता में बने कैसे रहना है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी काबिलियत है। आप लाख ब्लेम लगाएं, मीडिया कहता है कुर्सी कुमार हैं, मीडिया कहता है कि केवल सत्ता में बने रहना चाहते हैं, जहां सत्ता है वहीं नीतीश कुमार हैं। हम ऐसे नहीं देखते, वो पॉलिटिशियन है, वो कोई संत नहीं है। और सत्ता और राजनीति में जो भी है वो कोई संत नहीं है। कुर्सी केवल उन्हीं को नहीं मिली, वो चीफ मिनिस्टर जरूर रहे, लेकिन उप मुख्यमंत्री तो सारे पार्टियों के लोग बनते रहे, मंत्री तो सारे पार्टियों के लोग बनते रहे। तो क्या वो कुर्सी के लिए वो लोग लड़ नहीं रहे थे क्या? हम ये देखते हैं कि नीतीश कुमार में वो एडेप्टेबिलिटी है, वो रिजिलियंस है, जो हर परिस्थितियों में वो अपने आप को रिलेवेंट बना करके रख लेते हैं और फिर सत्ता के केंद्र में स्थापित हो जाते हैं। ये उनकी खास विशेषता है, और ये विशेषता किसी अन्य पार्टी के नेताओं में हमारे हिसाब से नहीं मिलता। इसे आप नकारात्मक भी देख सकते हैं और सकारात्मक भी देख सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आप किस चश्मे से देख रहे हैं। और राजनीति में हम मानते हैं कि अगर वो राजनीतिज्ञ हैं तो हमेशा सत्ता में रहने की वो कोशिश करेंगे। कौन राजनीतिज्ञ है जो सत्ता में नहीं रहना चाहता है? कोई राजनीति में संत बनने के लिए है क्या कि वो संन्यास ले लेगा? तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जो अभी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, ये हर बार आप देखते हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने, अब उस नेताओं का नाम लेना जरूरी नहीं है, किस तरह से चिराग पासवान का इस्तेमाल किया गया, उनको हनुमान बता करके बैक स्टैबिंग किया गया, बैक बाइटिंग किया गया नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार ये बात जानते हैं, और किस तरह से वो चुनाव हारे, किस तरह से फिर महागठबंधन में शामिल हुआ, ये सारी बातों के बारे में आपको पता है।
और अगर नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के उस हक को, उसके हिस्से को, जो एग्रीमेंट था उनके बीच, उनको दिया है, तो इसके पीछे ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार का कोई कैलकुलेशन नहीं होगा। एक तो कैलकुलेशन ये हो सकता है कि वो सीट ज़्यादा मांगेंगे विधानसभा में। 122 सीट की बात चल रही है, 122 सीट हो सकता है वो मांगे, उसमें जो और बाकी एनडीए के गठबंधन है उनको लोग अकोमोडेट करें, लेकिन सीटों पे शायद वो बार्गेनिंग बहुत हार्ड तरीके से करेंगे। और निश्चित तौर पर नीतीश कुमार हार्ड बार्गेनर हैं लोकसभा चुनाव में, आप देख लीजिए। इस बात को मानने की संभावना यह भी है कि केंद्र की सत्ता में उनका सपोर्ट बहुत ही आवश्यक है। अगर वो सपोर्ट वापस ले लिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा ये स्टेटमेंट कि उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग को 2025 का चुनाव लड़ना, वही मुख्यमंत्री रहेंगे, ये साफ है कि अगर वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो केंद्र में वो आपसे सपोर्ट वापस ले सकते हैं। अगर वापस ले लिए तो आपकी सरकार गिर सकती है। तो सरकार केंद्र की गिरानी है या बिहार में चीफ मिनिस्टर भाजपा का बनाना है, ये सब कोई अच्छे से समझ रहा है। दूसरी बात चेहरे वाली बात है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर नीतीश कुमार ने अपना कोई मंत्री नहीं बनाया तो इसके पीछे ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार बस आपको बना दिए। कोई पॉलिटिशियन बिना कैलकुलेशन के आपको मिनिस्टर नहीं बना देता, अगर उसकी चांसेस भी हैं बनाने की। तो निश्चित तौर पर इसके पीछे हार्ड बार्गेनिंग नीतीश कुमार करेंगे और वो संख्या शायद सीटों में दिख सकती है। वो सीटों में दिख सकती है कि किसको कहां लड़ाना है, कितना लड़ाना है, किसको सीट देना है, किस एजेंडे पर चुनाव लड़ना है। केवल सीट बंटवारा ही नहीं, चुनाव का एजेंडा क्या होगा, कहां कौन सा कैंडिडेट खड़ा किया जाएगा, कहां क्या संभावना है, इन सब में दखलंदाजी नीतीश कुमार की बढ़नी तय है, क्योंकि केंद्र में भी वो क्रूशियल हैं और राज्य में तो हैं ही। और शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी अब भी नीतीश कुमार के विकल्प में कोई चेहरा नहीं दे पा रही है। खास करके ये उसकी खासियत भी है। और जहां जरूरी, इस मामले में मैं भारतीय जनता पार्टी को मानता हूं कि वो बहुत ही कैलकुलेटिव तरीके से कहां पे सीएम का चेहरा घोषित करना है, कहां पर नहीं करना है, वो बहुत ही कैलकुलेटिव तरीके से भारतीय जनता पार्टी ये काम करती है। कुछ लोग इसको मानते हैं कि उसके पास नेता ही नहीं है, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक सांगठनिक पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है। वो किसी को भी अगर सीएम बनाती है तो संगठन उसके पीछे होता है, वो सीएम आराम से बनेगा और वो सरकार चलाएगा। आप हरियाणा में देख लीजिए, दिल्ली में अभी रिसेंट घटना देखिए, रेखा गुप्ता को कोई नहीं जानता था उस रूप में कि वो कोई चैलेंजर हैं, चीफ मिनिस्टर के कंटेंडर हैं, कोई नहीं जानता था, लेकिन उसको उन्होंने बना दिया और बनाने के बाद वो सत्ता में है, सत्ता चलाएंगे। निश्चित तौर पर सत्ता कैसे चलेगी, किसके इशारे पर चलेगी, ये बहुत सारी बातें आप कह सकते हैं, लेकिन उसके पास, उनके भारतीय जनता पार्टी के पास नेतृत्व है और खास करके वो राष्ट्रीय पार्टी है, केंद्रीय पार्टी और केंद्रीय नेतृत्व है। किसी को भी वो चीफ मिनिस्टर बना सकता है, उसको चेहरे की जरूरत नहीं है। उसके सबसे बड़े चेहरा भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। और अगर किसी स्टेट में वहां के चीफ मिनिस्टर कोई बनाया भी जाता है, आप ट्रेंड उठा के देख लीजिए, नए लोगों को लोग बना रहे हैं जो मोदी जी के व्यक्तित्व और उनकी पॉलिसी में हाँ मिला है। तो यहां पर किसी को चीफ मिनिस्टर राज्य लेवल पर घोषित किया जाए, ये जरूरी नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। अगर उसके पास सीटों की संख्या आ जाएगी तो किसी को बना देगी भाई, उसका सेकंड नेतृत्व तैयार है, किसी को भी चीफ मिनिस्टर वो बना सकती है, क्योंकि उसको केंद्र के हिसाब से चलना है, न कि राज्य के हिसाब से। वो राज्य स्तरीय पार्टी नहीं है, वो केंद्र स्तरीय पार्टी है। तो जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ उसको आप एक आप व्यवहारिक जो पॉलिटिक्स होती है उसके हिसाब से देखिए। नीतीश कुमार अपना बार्गेनिंग पावर हमेशा बनाए रखते हैं और इसमें भी वो बनाए रखेंगे। और अगर 122 सीट पर चुनाव लड़ते हैं और पोस्ट मान लीजिए सीट ज़्यादा आती है तो फिर तो बनेंगे ही बनेंगे। और सीटें कम भी आती हैं तब भी संभावना है कि वो चीफ मिनिस्टर बने। लेकिन ऐसा नहीं है कि जदयू के नेतृत्व को डर नहीं है महाराष्ट्र का।
महाराष्ट्र की तरह अगर चुनाव वहाँ पे ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को आ सकती है तो शायद वो अपना चीफ मिनिस्टर बनाने की कोशिश करें। लेकिन क्या महाराष्ट्र का चुनावी परिदृश्य और संदर्भ बिहार के परिस्थितियों से मिलता जुलता है क्या? तो बिहार में जो परिस्थितियां हैं, राजनीतिक कैलकुलेशन है, वो महाराष्ट्र में जैसे वैसे ही है क्या? जो लोग ये बार बार बात कर रहे हैं, ये तुलना जो कर रहे हैं महाराष्ट्र और बिहार के बारे में, हम इस तुलना को सही नहीं मानते। इसका जो आधार है तुलना करने का, वो आधार गलत है। उस आधार को आपको समझना होगा। बिहार में एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल है और वो कहीं से भी एक विकल्प के रूप में कमजोर नहीं है। वहां पे उसकी स्थिति शिवसेना और शरद पवार के एनसीपी की तरह नहीं है। वो वोकल है, मजबूत है, उसके कैडर बहुत मजबूत हैं और सामने से आकर तेजस्वी प्रसाद यादव चैलेंज कर रहे हैं। इस परिस्थिति में भाजपा ये गलती करे कि नीतीश कुमार को हटा दे, नीतीश कुमार का पूरा कुनबा आरजेडी की तरफ शिफ्ट हो सकता है। अगर ऐसी परिस्थिति आई तब क्या होगा? नीतीश कुमार का होल्ड अभी कम नहीं हुआ है। नीतीश कुमार का होल्ड अभी भी बहुत मजबूत है उन वोटर्स ग्रुप के बीच में जिनके लिए उन्होंने काम किया है। भले नेतृत्व उनके हाथ में रहा, भले नेतृत्व उनको नहीं दिया गया जिनके लिए वो कहते रहे। ये एक बहुत बड़ा सवाल भी है कि उनका नाम लेकर के ही नीतीश कुमार सत्ता में बने रहे। लेकिन ये परिस्थितियां महाराष्ट्र की तरह नहीं है। बिहार में उस तरह का विरोध भी नहीं है नीतीश कुमार का। तो इस परिस्थिति में भाजपा के ये हिम्मत करेगी नीतीश कुमार को रिप्लेस करने का? हमारा कैलकुलेशन बिल्कुल अलग है, हमारा एनालिसिस बिल्कुल अलग है। क्योंकि जो प्रीमाइस आप डेवलप कर रहे हैं वहां की परिस्थितियां बिल्कुल अलग थी। महाराष्ट्र की परिस्थितियां बिल्कुल अलग थी। वहां पे आरएसएस जैसा संगठन बहुत स्ट्रांग रूप से काम कर रहा था। नागपुर में उसका हेडक्वार्टर है, उसका बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। बिहार में वैसा नहीं है। बिहार का ताना बाना से लेकर के यहाँ की राजनीतिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी बिल्कुल अलग रही है। यहाँ के राजनीतिक डिस्कोर्स अलग है। लालू प्रसाद यादव भी नहीं चाहते कि भारतीय जनता पार्टी का कोई चीफ मिनिस्टर बने और कोई यहाँ पर उनका नेतृत्व खड़ा हो। जरूरत पड़ेगी तो नीतीश और लालू साथ आ सकते हैं, इस बात का डर भी भारतीय जनता पार्टी को है। और ये परिस्थितियां बताती हैं कि आने वाले समय में अभी भी नीतीश कुमार डोमिनेंट रहेंगे, किंग मेकर रहेंगे। किंग तो हैं ही, किंग भी रहेंगे और किंग मेकर भी रहेंगे। उनके बिना बिहार के राजनीति की कल्पना करना मुश्किल है। चैनलों के सर्वे क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इस पे बहुत ज्यादा हद तक नहीं होता है। उसी से लोग वोट नहीं करते कि आप कह रहे हैं कि अगर तेजस्वी प्रसाद यादव को सबसे ज्यादा लोग सीएम चाहते होंगे, इसमें क्या बुराई है? अगर उनके पास विजन है, बिहार को बढ़ाने का तौर तरीका है, औद्योगिकीकरण करने का उनके पास स्ट्रेटजी है, लिटरेसी बढ़ाने की स्ट्रेटजी है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की स्ट्रेटजी है, तो क्यों नहीं उनको बनना चाहिए? निश्चित तौर पर बनना चाहिए। लेकिन चुनाव केवल सर्वे से नहीं जीते जाते। ये डिपेंड करता है कि सीटों का बंटवारा कैसे हो रहा है, किस वोटर ग्रुप को आप टारगेट कर रहे हैं, कौन वोटर ग्रुप साइलेंटली काम कर रहा है, कौन फ्लोटिंग वोटर ग्रुप है, किसके लीडरशिप के अंडर में उसका हित आगे बढ़ेगा, उसके साथ न्याय होगा, उसका रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, उसको रिसोर्सेज में पार्टिसिपेशन मिलेगा। ये सारी चीजें किसी चैनल के सर्वे से तय नहीं होता है। तो ये बात ध्यान देने की जरूरत है कि आने वाले समय में जो ये मंत्रिमंडल में बदलाव हुआ है, अगर मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है, तो इसमें कोई दो मत होने की संभावना कम है, क्योंकि इसमें नीतीश कुमार का कैलकुलेशन है। ये भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं, ये एनडीए का अपना स्ट्रेटजी है। इस बात को विपक्ष को समझना होगा, महागठबंधन के नेताओं को समझना होगा और अभी से तैयारी करनी होगी कि क्या हम ऐसी स्ट्रेटजी अपनाएं जो एनडीए को मात दे सके।
आप जानते हैं एक घटना की मैं चर्चा, एक एक्टिविटी की चर्चा जरूर करना चाहूँगा मैं। भारतीय जनता पार्टी, जदयू और एनडीए गठबंधन के शामिल सारे दलों का कार्यकर्ता सम्मेलन हर जिला में हो रहा है। प्रगति यात्रा नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। उस लेवल का प्रयास, उस लेवल का समन्वय का प्रयास महागठबंधन में नहीं दिख रहा। अपना अपना प्रयास भी नहीं दिख रहा। महागठबंधन में नेता तेजस्वी प्रसाद यादव अपनी सभा कर रहे हैं, बाकी लोग अपने अपने स्तर पर कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी अपने स्तर से वो कर रही है, लेकिन उस तरह का कोऑर्डिनेशन नहीं दिख रहा। वो कोऑर्डिनेशन दिखाने की जरूरत है, अपना आधार बनाने की जरूरत है। केवल गठबंधन के लोग, खास करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अगर ये चाहे कि आरजेडी के संगठन और वोटर्स के बेसिस पर हम कुछ सीट निकाल लें, तो ये एनडीए गठबंधन को चुनौती देने के लिए काफी नहीं है। आपको सोशल इक्वेशन पर भी ध्यान देना होगा, प्रतिनिधित्व पर भी ध्यान देना होगा। और ये प्रतिनिधित्व और सोशल इक्वेशन का ही सबसे बड़ा उदाहरण है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने और जदयू ने, एनडीए के गठबंधन ने इस मंत्रिमंडल में किन किन लोगों का रिप्रेजेंटेशन दिया, प्रतिनिधित्व दिया है मंत्री बनाने में। ये मैसेजिंग है, ये पीआर है कि आप देखिए कि हमारे संगठन में, हमारे दल में सारे जातियों का प्रतिनिधित्व है, और निश्चित तौर पर उससे वोटर प्रभावित होता है। उसके उसी साइकोलॉजी पर यह काम किया गया है कि आप कहते हैं कि हम इनको प्रतिनिधित्व नहीं देते, हमने सबको प्रतिनिधित्व दिया है। और वहां तो केवल तेजस्वी प्रसाद यादव कह रहे हैं कि हम ही सीएम बनेंगे। ये सारा मैसेजिंग है, ये सारा स्ट्रेटजी है जो एनडीए अपने तरफ से आगे ला रही है। और ये स्ट्रेटजी महागठबंधन को भी लाना होगा, एक काउंटर स्ट्रेटजी आपको डेवलप करना होगा, तब जाकर के एक बिहार में बदलाव की शुरुआत हो सकती है। चीफ मिनिस्टर कोई बने, सत्ता किसी की आए, बिहार के बारे में किसी के पास विजन होना चाहिए। और जिसके साथ विजन है निश्चित तौर पर, लेकिन केवल विजन ही काफ़ी नहीं है, सोशल इक्वेशन, सोशल स्ट्रेटजी, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फोर्सेस, ये भी जरूरी है चुनाव जीतने के लिए। केवल नेता नहीं, नेता के साथ साथ सोशल इक्वेशन, सोशल इंजीनियरिंग, एजेंडा, विजन, आइडियोलॉजी, ये सभी का कॉम्बिनेशन होता है चुनाव का रिजल्ट, चुनाव में जीत और हार। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को देखें, इस चर्चा को सुने, जो आपको लगे सजेशन देना कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और इसी के साथ हमें इजाज़त दें कि हम अपनी बात को समाप्त करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।